क्या होगा अगर एक बेहद चालाक लुटेरे को उसके अपने ही साथी धोखा दे दें और फिर वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बदला लेने की योजना बनाए। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम पार्कर है। वो एक कार्निवल मेले में प्रीस्ट का भेष बनाकर पहुंचता है। असल में वो और उसकी टीम के कुछ लोग पहले से ही इस अम्यूजमेंट पार्क के मैनेजमेंट के तिजोरी से बड़ी चोरी की योजना बना चुके होते हैं। पार्कर के अलावा टीम के 2 सदस्य मेलेंडर और रोज जोकर का भेष बनाकर वहां मौजूद रहते हैं। चोरी शुरू करने के लिए मेलेंडर घर के नीचे बने रास्ते से अंदर घुसता है जहां तिजोरी रखी हुई है। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंच जाते हैं, एक हरा गुब्बारा छोड़ा जाता है जो ये संकेत देता है कि अब पार्कर अपनी चाल चले। पार्कर सामने वाले दरवाजे से अंदर जाता है और गार्ड्स का ध्यान भटकाने लगता है। इसी बीच बाकी लोग भी अंदर घुस जाते हैं। बहुत ही आसानी से वे सभी कर्मचारियों और सिक्योरिटी को बंधक बना लेते हैं। उस तिजोरी में करीब $1 मिलियन नकद रखा होता है। अब सवाल ये है कि वे वहाँ से भागेंगे कैसे। यही काम आता है टीम के 2 और सदस्य। हार्डविक का काम होता है घास के ढेर में फ्लेयर रखकर आग लगाना। जैसे ही आग फैलती है, वहाँ मौजूद लोग घबराकर भागने लगते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे लोग बिना किसी की पहचान में आए वहां से निकल सकते हैं। टीम का एक और सदस्य कार्लसन एम्बुलेंस ड्राइवर का भेष बनाकर आता है। उसका काम होता है चोरी के पैसों से भरे बैग को वहां से सुरक्षित निकालना। इसके बाद सब लोग अलग अलग रास्तों से निकलते हैं और एक पुराने गोदाम में जाकर फिर से मिलते हैं ताकि गाड़ी बदल सकें। लेकिन इसी दौरान पार्कर हार्डविक पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने लापरवाही की थी। उसने ये नहीं देखा कि वहाँ गैस का सिलेंडर भी था, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल हो गए। खैर, आखिरकार सारे पैसे आखिरी गाड़ी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उनकी चोरी की योजना सफल हो जाती है। यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं। असल में पार्कर एक बेहद प्रोफेशनल चोर है, लेकिन उसकी एक खास बात है, वो कभी गरीब लोगों को नहीं लूटता। दूसरी तरफ मेलेंडर और उसके 3 साथी असल में पार्कर के दोस्त नहीं होते। वे सिर्फ इस चोरी के लिए साथ काम कर रहे होते हैं। पार्कर की उनसे पहचान उसके होने वाले ससुर हार्ले के जरिए हुई थी, जो खुद भी एक मशहूर चोर है। अब कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है। मेलेंडर पार्कर की काबिलियत से काफी प्रभावित होता है और उसे अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर देता है। लेकिन उस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उन्हें आज की चोरी से मिले सारे पैसे किसी आदमी को रिश्वत देने के लिए देने होंगे। हालांकि मेलेंडर वादा करता है कि अगर अगला प्रोजेक्ट सफल हो गया तो उन्हें आज की रकम से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन पार्कर इस ऑफर को साफ मना कर देता है। मेलेंडर उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, मगर पार्कर अपनी बात पर अटल रहता है। चूंकि मेलेंडर को पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वो और उसके साथी पार्कर को ही धोखा देने की योजना बना लेते हैं। वे लोग उसका हिस्सा भी छीनना चाहते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। चलती गाड़ी से कूदकर पार्कर किसी तरह बच निकलता है, लेकिन उसे 2 गोलियां लग चुकी होती हैं। इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी से कूदने की वजह से वो बुरी तरह घायल भी हो जाता है। इसके बाद हार्डविक को ये पक्का करने के लिए भेजा जाता है कि पार्कर सच में मर चुका है, इसलिए वो उसे एक और गोली मारता है। कुछ देर बाद उसी सड़क से एक किसान गुजर रहा होता है। वो पार्कर को सड़क किनारे बेहोश पड़ा देख लेता है और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचा देता है। जैसे ही पार्कर को होश आता है, वो तुरंत सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे भागा जाए, क्योंकि उस डकैती की खबर अब हर जगह फैल चुकी होती है। इतने में वो खिड़की से देखता है कि कुछ पुलिस वाले अस्पताल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभव है कि वे उससे पूछताछ करने आए हों। तभी कमरे में एक नर्स अंदर आती है और उसे देखकर पार्कर के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो नर्स को बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो उसी कमरे में मौजूद एक बूढ़े आदमी की व्हीलचेयर को धकेलते हुए बाहर निकलता है, जैसे कि वो सच में अस्पताल का कर्मचारी हो। हालांकि वो ये सब बहुत मुश्किल से कर रहा होता है, क्योंकि उसके शरीर में लगी गोलियों के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए होते और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। किसी तरह अस्पताल से निकलने के बाद वो बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस चुरा लेता है। फिर वो उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ जाकर पार्कर खुद ही अपने घावों का इलाज करने लगता है। एम्बुलेंस में मौजूद दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की मदद से वो किसी तरह अपनी चोटों को ठीक करने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसे फिर से मेलेंडर और उसके साथियों की गद्दारी याद आती है। ये याद आते ही पार्कर के अंदर बदले की आग और भी तेज हो जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो एक होटल में पहुंचता है। वहाँ वो एक ऐसे कमरे से कुछ सामान चुरा लेता है जिसे किराएदार अभी अभी छोड़ कर गया होता है। इसके बाद वो अपना हुलिया बदल लेता है और पार्किंग में खड़ी एक कार भी चुरा लेता है। दूसरे शहर की ओर जाते हुए रास्ते में वो एक आदमी को फोन करता है जो नकली आइडेंटिटी बनाने का
काम करता है। वो उससे नया पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी डॉक्यूमेंट बनवाने की बात करता है, लेकिन इसके लिए उसे अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि पार्कर के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? यही हमें देखने को मिलता है कि पार्कर चोरी करने में कितना माहिर है। वो एक चेक कैशिंग स्टोर में जाता है और वहाँ एक कर्मचारी को बंधक बना लेता है। इससे बाकी कर्मचारी घबरा जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पार्कर बड़ी आसानी से वहाँ रखे सारे पैसे लेकर निकल जाता है। और मजे की बात यह है कि बाहर निकलते ही वो एक और कार चुरा लेता है ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। पार्कर बार बार गाड़ियां बदलकर अपने सभी निशान मिटा देता है। कुछ समय बाद वो उस जगह पहुंचता है जहां नकली पहचान पत्र बनाए जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो अपने नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए मोटी रकम सामने रख देता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने में लगभग 5 दिन लगेंगे। इस बीच खाली बैठने के बजाय पार्कर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इस समय मेलेंडर और उसकी टीम कहाँ है। वो इस बारे में हार्ले से पूछता है। हार्ले उसे बताता है कि मेलेंडर असल में खुद कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। वो तो लास वेगास के एक बड़े माफिया बॉस मिस्टर डेंजिंगर के लिए काम करता है और हैरानी की बात यह है कि वो हार्ले का ही चचेरा भाई भी है। लेकिन पार्कर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है और वो है बदला। कुछ समय बाद पार्कर उस क्लब तक पहुंच जाता है जो मेलेंडर की भाई का होता है। वो चुपके से अंदर घुस जाता है और मेलेंडर के भाई को मजबूर कर देता है कि वो बताए कि इस समय मेलेंडर कहाँ छिपा हुआ है। जैसे ही उसे अपनी जरूरी जानकारी मिल जाती है, पार्कर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले वो हार्ले और अपनी गर्लफ्रेंड को भी फोन करके बता देता है कि अब उन्हें छुट्टी पर जाने का समय आ गया है, यानी कुछ समय के लिए छिप जाना ही बेहतर होगा जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता। उसी रात हार्डविक को अपनी बहन से खबर मिलती है कि पार्कर अभी जिंदा है। ये सुनते ही मेलेंडर और उसके बाकी साथी घबरा जाते हैं। तभी मेलेंडर हार्डविक को आदेश देता है कि वो मिस्टर डेंजिंगर से मदद मांगे और पार्कर को खत्म करने के लिए एक प्रोफेशनल हिटमैन किराए पर ले। और सच में अगले ही दिन पार्कर की गर्लफ्रेंड क्लेयर जब घर में अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी एक हिटमैन चुपके से घर में घुस आता है। वो लगभग क्लेयर को मार ही देता, लेकिन किस्मत से क्लेयर पहले से ऐसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग ले चुकी होती है। वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद पार्कर उसे फोन करता है और कहता है कि कुछ समय के लिए उनके गुप्त ठिकाने पर छिप जाओ। वो क्लेयर से ये भी कहता है कि अगर कुछ दिनों तक उसकी तरफ से कोई खबर न आए तो वो वहाँ मौजूद तिजोरी का सारा पैसा लेकर देश छोड़ दे और विदेश चली जाए। इसके बाद पार्कर खुद फ्लोरिडा की ओर निकल पड़ता है, वहीं जहाँ मेलेंडर और उसकी टीम छिपी हुई है। पार्कर आगे बढ़ने से पहले उस जगह पर जाता है जहाँ उसने नकली पहचान पत्र बनवाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि वहाँ थोड़ी देर पहले ही हंगामा हुआ था। दरअसल मिस्टर डेंजिंगर के कुछ आदमी वहाँ पार्कर को ढूंढते हुए आए थे। हालांकि प्रिंटिंग शॉप का मालिक किसी तरह उन्हें काबू में कर देता है, लेकिन इस घटना के बाद वो काफी डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने पार्कर की मदद की तो डेंजिंगर के लोग फिर वापस आ सकते हैं। इसी वजह से वो पार्कर को डॉक्यूमेंट्स देने से साफ मना कर देता है। लेकिन पार्कर भी कम नहीं होता है। वो अपनी काबिलियत और दबदबे का इस्तेमाल करता है, जिससे प्रिंटिंग शॉप का मालिक दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाता है और आखिरकार उसे वो नकली पहचान पत्र दे देता है। इसके बाद पार्कर हार्ले से मिलने जाता है। दोनों कई बातों पर चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर मेलेंडर अपनी अगली चोरी में पैसे को कैसे 10 गुना करने वाला है। क्या वो बैंक लूटने वाला है या फिर किसी बड़े ज्वेलरी स्टोर को निशाना बनाएगा? इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, उनकी अगली चोरी बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि उसमें लगभग $50 मिलियन दांव पर लगे हैं। हार्ले पार्कर को 2 बातें समझाने की कोशिश करता है। पहली, बेहतर होगा कि पार्कर बदला लेने का इरादा छोड़ दे और पिछली चोरी के पैसे ही रख ले। इसे मिस्टर डेंजिंगर की तरफ से माफी समझ लिया जाएगा, लेकिन पार्कर ये ऑफर तुरंत ठुकरा देता है। उसके मुताबिक जिस तरह से उसके साथ धोखा हुआ है, उसके बाद माफी का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद हार्ले दूसरी बात बताता है। वो कहता है कि चाहे मेलेंडर कोई भी प्लान बना रहा हो, लेकिन पाल्म बीच में उसे अंजाम देना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये शहर बहुत हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है जहाँ हर जगह सख्त निगरानी रहती है। अगर कोई नया आदमी वहाँ जाकर अचानक कोई घर किराए पर लेता है और उसे अपना ठिकाना बनाता है तो पुलिस को तुरंत शक हो जाएगा। लेकिन पार्कर एक अलग ही बात सोच रहा होता है। वो कहता है अगर वे लोग घर किराए पर लेने की बजाय सीधे खरीद लें तो। यहीं से फिल्म में एक नए किरदार की एंट्री होती है, लेस्ली। लेस्ली एक रियल एस्टेट एजेंट होती है। उसकी डिवोर्स हो चुकी है और इस समय अपनी माँ के साथ रह रही है, क्योंकि उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है। उसका करियर भी इस समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा होता। कई महीनों से वो एक भी घर बेच नहीं पाई है। वर्क प्लेस में भी उसकी हालत कुछ खास नहीं होती। वो देखती है कि उसकी एक सहकर्मी के पास बहुत सारे क्लाइंट हैं। वो चुपके से अपनी उसी सहकर्मी को फंसा देती है
और उसके कुछ क्लाइंट्स को अपने पास खींचने की कोशिश करती है। दरअसल लेस्ली ने जिस क्लाइंट का कांटेक्ट चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि पार्कर ही होता है। दोपहर के समय दोनों मिलते हैं और समुद्र किनारे बने महंगे इलाकों में घर देखने निकलते हैं। पार्कर के कपड़े और महंगे सामान देखकर लेस्ली को पूरा भरोसा हो जाता है कि अगर ये डील हो गई तो उसे बहुत बड़ी कमीशन मिलेगी। 2 दिनों तक वे लोग अलग अलग आलीशान घर देखते रहते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। पार्कर का असली मकसद घर खरीदना नहीं होता बल्कि ये पता लगाना होता है कि मेलेंडर ने कौन सा घर खरीदा है जिसे वो अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेलेंडर ने वही घर उसी एजेंसी से खरीदा था जहां लेस्ली काम करती है। लेस्ली को पार्कर पर थोड़ा शक होने लगता है। जिज्ञासा में वो एक फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए उसकी जानकारी चेक करती है। असल में पार्कर यहाँ डैनियल परमिट नाम से नकली पहचान लेकर आया होता है, लेकिन जब लेस्ली उस नाम को सिस्टम में खोजती है तो उसे कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता, न कोई कर्ज, न कोई बैंक हिस्ट्री, कुछ भी नहीं। जिज्ञासा में वो मेलेंडर का नकली नाम रोड्रिगो भी चेक करती है और उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। ये देखकर लेस्ली बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे फर्जी क्लाइंट मिल गया है, और वो भी ऐसे समय में जब उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ उसी रात पार्कर अपनी बदले की योजना पर आगे बढ़ता है। वो चुपके से मेलेंडर के घर में घुस जाता है जब घर के सभी लोग बाहर गए होते हैं। अंदर जाकर वो आने वाले दिनों के लिए कुछ हथियार छिपा देता है। साथ ही वो मेलेंडर के हथियारों के स्टोर को भी खोलकर उनमें थोड़ा बदलाव कर देता है। ये पूरा सीन काफी तनाव भरा होता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद मेलेंडर और उसके साथी वापस घर लौट आते हैं।